नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वर्ड्स। इस सेक्शन का नाम है नो योर इंग्लिश। नो योर इंग्लिश से मतलब है कि आप कितने अंग्रेजी जानते हैं और उसको आप अपनी लाइफ में जब कन्वर्सेशन करते हैं दूसरे लोगों के साथ कितना आप उसको इस्तेमाल करते हो, या फिर जाने अनजाने में कितनी इंग्लिश आप बोलते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते भी हैं कि नहीं। ये उसी की जानकारी के लिए लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप सीख सकते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी इस तरह के होते हैं जो आप बोलते तो हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन आप उनके डिफरेंसेस को समझते नहीं हैं। तो इसी तरह का ये सेशन है, छोटा छोटा सेशन रहेगा, 8-10 मिनट की क्लास रहेगी और 8-10 मिनट की क्लास में कभी 2, कभी 3, कभी 4 इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ वर्ड्स इस तरह के होंगे जो आप डेली यूज़ करते हैं, बट उनका डिफरेंसेस या उनका मीनिंग आपको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पता होगा जिस कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है? ओम्बड्समैन। ओम्बड्स के बारे में ओम्बड्समैन के बारे में आपने सुना भी होगा। अच्छा, द हिंदू के अंदर ना ये एक पोर्शन आता है नो योर इंग्लिश, और उसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ये सेशन दिया होता है। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इस प्रकार से यहाँ पर दे के रखते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर अचंती वेंकटा बाबू, ठीक है, अचंती वेंकटा बाबू कोठागुड़ियम वॉन्ट्स टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, क्या? ओम्बड्समैन। यानी ये कोई व्यक्ति है, ये कोई आदमी है जो ओम्बड्समैन का मीनिंग जानना चाहता है। देखिए, सिंपल है, अगर आप ओम्बड्समैन का मीनिंग जानना चाहते हैं तो आप गूगल करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन कितनी बार आप गूगल करते हैं किसी चीज़ को या किसी भी वर्ड को जानने के लिए, सीखने के लिए? ठीक है, आप न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, कहीं पर भी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आप उसका मीनिंग सर्च करते हैं क्या? बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। जिनको अपनी वोकैबुलरी के अंदर कुछ वर्ड्स को ऐड करना होता है या जिनको कुछ नया सीखने की चाह होती है, वही ये काम कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ओम्बड्समैन का मीनिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। ओम्बड्समैन आपने सुना भी होगा, आपने बहुत बार सुना होगा आरबीआई ओम्बड्समैन। ठीक है, आरबीआई ओम्बड्समैन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने इसका मीनिंग कभी सर्च किया है? क्या आपने इसके बारे में जानने की कोशिश की है कि ये क्या होता है? ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो आरबीआई ओम्बड्समैन क्या होता है? एक ऐसा ऑफिशियल होता है, एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके पास आप बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंप्लेंट्स है आप उनको दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, यानी जैसे आपने एटीएम से पैसा निकाला, बट एटीएम से पैसा निकालते हुए आपका पैसा एटीएम में अटक गया, यानी आपके अकाउंट से पैसा तो कट गया है लेकिन एटीएम में विड्रॉ नहीं हुआ है। ठीक है, आप क्या करते हैं? आप बैंक में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। बैंक में जाने के बाद जब आप कंप्लेन करते हैं तो एक निश्चित टाइम में बैंक को उसका रिप्लाई करना होता है, आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। लेकिन अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, तो इस कंप्लेन के लिए, इस सुनवाई के लिए कौन बैठा है? इस सुनवाई के लिए बैठा है आपका ओम्बड्समैन। ये सुनवाई आपके कहाँ जाएगी फिर? अगर बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है या बैंक आपके इशू को सॉल्व नहीं कर रहा है तो आपकी कंप्लेन जाती है ओम्बड्समैन के पास। तो यही उसका मीनिंग है, आप उसको यहाँ से इस कॉन्टेक्स्ट के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। ओम्बड्समैन मीन्स एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इंडिविजुअल्स कंप्लेन अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज़। पब्लिक अथॉरिटी यानी ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में हैं या जो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर आपको कोई कंप्लेन करनी होती है तो आप जा सकते हैं ओम्बड्समैन के पास। ये इसका लिटरल मीनिंग है। और एक्चुअल में डे टू डे लाइफ में आप किस प्रकार से ओम्बड्समैन के पास पहुंचते हैं उसका एग्जांपल अभी मैंने बैंक वाले एग्जांपल से दिया है। ठीक है, वैसे क्या है कि स्वीडिश लैंग्वेज में अगर ओम्बड्समैन की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ओम्बड्समैन का मीनिंग, और द प्लूरल इज ओम्बड्समैन।
देखिए आपको ये तो पता ही होगा ना, मैन और मैन में प्लूरल कैसे बनता है। प्लूरल कैसे बनता है, देखिए अगर आप, एक तो होता है MAN मैन सिंगुलर, और MEN ये होता है इसका प्लूरल, ठीक है। ठीक वैसे ही क्या होता है वुमेन एंड विमेन, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है और स्पेलिंग में, यहाँ पर AN आता है, यहाँ पे EN आता है। ये है सिंगुलर फॉर्म और ये है आपकी प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको शायद आती भी होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, मिस्टर PN नायर अथलुर वॉन्ट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन फी एंड फीस। देखिए ये तो आप डेली के डेली अपनी लाइफ में इन शब्दों को तो आप सुनते ही होंगे, फ़ी एंड फीस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिफरेंस तो इनके बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप, जब आप क्या करते हैं, इट इज़ ए सम ऑफ मनी, यानी जब आप कुछ पैसा किसी प्रोफेशनल सर्विस के लिए देते हैं, किसी डॉक्टर के पास, किसी लॉयर के पास, किसी टीचर को देते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को देते हैं, तो वहाँ पर आप इसको डिनोट करते हैं किससे, फीस से, ठीक है ना। कि डॉक्टर की फ़ीस हो गया, लॉयर की फ़ीस हो गया, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन फ़ीस भी अगर दी है तो वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, इसको फ़ीस बोलते हैं, ठीक है। जबकि इट इज़ रेफर टू फीस, जबकि द अमाउंट यू पे फॉर टेकिंग एन एग्जामिनेशन और ज्वाइनिंग अ क्लब। लेकिन अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पर आपने, ठीक है, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट, जैसे आप फॉर्म भरते हैं ना, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का आप क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट आपने क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। कोई 500 रुपीज़ या 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, इस प्रकार से। तो उसको ये क्या कह रहे हैं, उसको ये कहते हैं फ़ी। यू टॉक अबाउट एंट्रेंस फ़ी, ठीक है। या कहीं पर किसी क्लब में अगर आपको एंट्री करनी है तो वहाँ पर आपको क्या पे करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में अभी जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो यही है, जब प्रोफेशनल सर्विस के लिए आप कोई पैसे जमा करते हैं या देते हैं तो उसको कहते हैं फ़ीस, और जब आप एग्जामिनेशन के लिए पैसा या अमाउंट देते हैं तो उसको कहते हैं फ़ी, या किसी क्लब में एंट्री के लिए जब आप पैसे जमा करते हैं, ठीक है, क्लब हो गया या कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एंट्रेंस के लिए कोई पैसा जमा करते हैं तो उसको कहते हैं क्या, फ़ी, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है ना, टेनिस क्लब है, मान लो आपको टेनिस पसंद है तो आप वहाँ पे टेनिस खेलने जाते हैं, ठीक है। और या फिर कोई स्टेडियम है, मान लो स्टेडियम है, ठीक है, वहाँ पर एंट्री के लिए आप गए और गेट पर आपको बताया जाता है कि स्टेडियम में एंट्री के लिए इतना फ़ी लगेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसने स्टार्टिंग में ही कहा कि देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं जब भी आप देखिए। अंग्रेजी में क्या है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस के साथ चलती है। अगर उनका डिफरेंस आपको मालूम होगा, आपको पता होगा, तो आप अंग्रेजी में बाकी लोगों से अपर हैंड रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि मिस्टर कृष्ण मोहन वांट्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड ईडियम, ठीक है। फ्रेज और ईडियम के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये यहाँ पर जानना चाह रहा है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, एक सेंटेंस दिया है, मैं इसी के माध्यम से आपको फ्रेज के बारे में बता दूंगा। आई सो हिम एट हिज हाउस। अगर ये सेंटेंस आप लेते हैं तो फ्रेज, अभी सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फ्रेज क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेज क्या होता है, आई सॉ हिम एट हिज हाउस। फ्रेज क्या होता है, देखिए फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक मीनिंग तो होता है, जिसका एक मीनिंग तो होगा, बट उसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, कंप्लीट सेंस नहीं होगा। इसका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्दों का समूह जिसका मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग उसका नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल की मदद से
मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, आई सो हिम एट हिज होम। अगर मैं केवल इस सेंटेंस को यहाँ से इतना तोड़ दूँ और अब मैं अभी आपको पूछूं कि एट हिज हाउस, तो आपको क्या समझ आएगा, उसके घर पर। यानी आपको एक मीनिंग तो नज़र आ रहा है उसके घर पर, लेकिन आपको एक कंप्लीट मीनिंग नज़र नहीं आ रहा है कि कौन है उसके घर पर, कहाँ है उसके घर पर। ठीक है, यानी पूरा जो सेंटेंस है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। मीनिंग तो नज़र आ रहा है, एक छोटा, एक हल्का सा आपको नज़र आएगा मीनिंग, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसके साथ में ये पूरा ऐड कर देंगे, आई सो हिम एट हिज हाउस, तब ये क्या बन जाएगा, एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना यहाँ पे एट हिज हाउस, इसी को हम कहते हैं क्या, फ्रेज। इसी को हम कहते हैं फ्रेज। यानी अगर आप इसको ऐसे इस प्रकार से डेफिनेशन बनाना चाहें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, तो वो होगा आपका क्या, फ्रेज। उसी प्रकार से अब यहाँ बात करते हैं ईडियम की। ईडियम क्या होता है, देखिए ईडियम होता है, ईडियम कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग आप उसको पढ़कर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जिसका मीनिंग आप उसको पढ़कर नहीं बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ईडियम इज़ ऑल्सो फ्रेज। ईडियम भी एक फ्रेज ही होता है, बट इट्स मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग आप उनको सिंपल तौर पे पढ़ के नहीं लगा सकते हैं। उनका मीनिंग जो है उसके पीछे या उसके बैकग्राउंड में छिपा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है एन ईडियम इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेज। ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेज होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एट दी, ठीक है, 11th आवर, एट द 11th आवर। इसको पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि 11th आवर यानी 11वें घंटे की बात कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो ईडियम है, ये जो ईडियम है, इसका मतलब ये नहीं है जो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी, ठीक है, आखिरी टाइम पर, आखिरी टाइम पर यानी आखिरी समय पर, लास्ट टाइम पर जो काम हम करते हैं। जैसे फॉर्म भरने की तारीख है मान लो 20 नवंबर तक, ठीक है, आप 19 नवंबर तक कुछ भी नहीं करते हैं और 20 नवंबर को जाकर आप क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो इसी को कहते हैं एट द 11th आवर, आखिरी टाइम पर, आखिरी पलों में, आखिरी क्षणों में। ठीक है, यानी जैसे मान लो मैच चल रहा है, लास्ट बॉल बची है, 6 रन बचे हैं, तो एट द 11th आवर क्या हो गया, मान लो उसने छक्का मार दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, एट द 11th आवर द गेम टर्न्स इनटू द फेवर ऑफ आवर टीम। तो यही मतलब होता है एट द 11th आवर। तो ये मतलब हुआ यहाँ पर किसका, ईडियम का, और ये मतलब हुआ यहाँ पर फ्रेज का। तो फ्रेज क्या होता है और ईडियम क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वर्ड ऑफ द डे। आज का क्या वर्ड है, आज का वर्ड है देखिए मीन। आज का वर्ड है हमारा मीन, और मीन का मतलब होता है डिग्निफाइड मैनर और कंडक्ट। डिग्निफाइड मैनर और कंडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस प्रकार से बिहेव करते हैं कि आपके एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव से, आपकी फीलिंग्स का, आपके इंटरनल कोर का पता लगता है। ठीक है, जैसे एक्टर है तो एक्टर क्या करता है, अलग अलग टाइप के इमोशंस को शो करता है पर्दे के ऊपर, अलग अलग टाइप के इमोशंस को शो करता है पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो वो जो ये अलग अलग एक्सप्रेशंस शो करता है, उसको देखकर आपको उसके अंदर के जो भाव हैं, अंदर के जो इमोशन हैं, उनका पता लग जाता है। उसी को कहते हैं मीन। उसका जो कंडक्ट है, उसका जो आचरण है, कंडक्ट मतलब उसका जो आचरण है, यानी जिस प्रकार से वो क्या करता है,
भाव करता है, जिस प्रकार से वो अपनी भाव भंगिमा, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को शो करता है दूसरों के सामने, और उसके एक्सप्रेशंस और इमोशंस को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप उसके बारे में कुछ पहचान जाते हैं, जान जाते हैं, उसी को कहते हैं मीन, डिग्निफाइड मैनर और कॉन्डक्ट। ठीक है। सिनोनिम क्या हुआ? सिनोनिम हुआ देखिए बियरिंग या प्रेजेंस या फिर कंपोर्टमेंट। बियरिंग इन द सेंस या प्रेजेंस इन द सेंस कि वो आदमी, वो व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से अपनी पर्सनालिटी को कैरी करता है, अपने आचरण को, अपने कंडक्ट को, या फिर अपने जो इमोशंस हैं उनको किस प्रकार से कैरी करता है, शो करता है, दिखाता है, उसी का मतलब होता है मीन। ठीक है। इसका इस्तेमाल किस प्रकार से आप सेंटेंस में कर सकते हैं? यहाँ पे दिया है हिज पर्टिकुलर मीन एंड लग्जूरियस क्लोथ्स मेड हिम स्टैंड आउट। ठीक है। यानी उसका जो पर्टिकुलर मीन इन द सेंस उसकी जो पर्सनैलिटी है या उसके जो शो करने का, इमोशंस को, बॉडी लैंग्वेज को शो करने का जो तरीका है, और उसका जो लग्जूरियस क्लॉथ है, उसके जो कपड़े हैं लग्जूरियस क्लॉथ, उसको क्या करते हैं? मेड हिम स्टैंड आउट, उसको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं, उसको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं, अलग दिखाते हैं। तो ये मतलब हुआ क्या? मीन का। ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दिया है और यहाँ पर इसका फोनेटिक अल्फ़ाबेट किस प्रकार से आप इसको बोलते हैं। ठीक है। फोनेटिक का मतलब है कि कैसे आप उस शब्द को, उस वर्ड को बोलते हैं। जब आप स्पीकिंग करते हैं, जब आप बोलते हैं, किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसको, वर्ड को, तो कैसे आपने उसको बोलना है, वही फोनेटिक अल्फ़ाबेट में आता है। और प्रोनाउंसिएशन आप उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें कुछ चीज़ों को मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया ओम्बड्समैन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन फ़ी एंड फीस, उसके बाद में फ्रेज़ एंड ईडियम क्या होता है, और उसके बाद में लास्ट में हमने पढ़ा वर्ड ऑफ द डे क्या? मीन। तो यही था आज के इस सेशन में, इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।